हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपी, द फिनोमिनन by which an element exists in two or more forms which have same chemical but different physical properties is called एलोट्रॉपी। वो फिनोमिनन जिससे कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेचर के अंदर, उस फिनोमिनन को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ये जो फॉर्म्स होती हैं दे हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। एंड ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। तो एलोट्रोप्स द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स हैं इन विच an element can exist are called allotropes of the element। उन्हें हम एलिमेंट के एलोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। नेचुरली, क्योंकि हम यहाँ कार्बन को बेसिकली डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। तो नेचुरली जो है आपके नेचर के अंदर, नेचुरली जो है आपके 3 क्रिस्टलाइन जो फॉर्म्स हैं। वैसे तो मैंने बताया था कि कार्बन जो होता है उसकी नेचर के अंदर 2 तरह की एलोट्रॉप्स हैं, एक अमॉर्फस होती हैं, एक क्रिस्टलाइन होती हैं। तो यहाँ पर जनरली हम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं जो नेचर में पाई जाती है कार्बन की। ये 3 फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक है डायमंड, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, और तीसरा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म हम पढ़ रहे हैं दैट इज फलरन, ठीक है। ये जो फॉर्म्स हैं ये जो हैं वो आपके जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, जिन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। क्यों है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। इनमें बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं, किसकी? कार्बन एटम्स की। जाइंट मॉलिक्यूल्स क्यों है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स, इसलिए इन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है आपका डायमंड, ठीक है। जो डायमंड है हमारा कार्बन का जो एलोट्रॉप है, ये आपका कलरलेस होता है। डायमंड जो है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हम कह सकते हैं, या एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जिसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है। हीरा जिसे हम कहते हैं बहुत चमकदार होता है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ठीक है। ये हमारा सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इसके अलावा इसकी जो वेट एंड क्वालिटी जो होती है, डायमंड की,
मेजर्ड इन, हम उसको मेजर करते हैं कैरेट्स में, ठीक है, कैरेट जैसे गोल्ड को मेजर किया जाता है। आपका ये एक सबसे प्योरेस्ट और क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, प्योरेस्ट एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की। आ गई बात समझ में? ये नेचर में फ्री स्टेट में और फ्री स्टेट में पाई जाती है। हम कार्बन इसीलिए, क्योंकि प्योरेस्ट और क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड, इट कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। हमारे पास आर्टिफिशियल डायमंड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आपके जो डायमंड्स हैं दे कैन बी मेड आर्टिफिशियली, हम इनको आर्टिफिशियली क्या है बना सकते हैं। लेकिन जब हम फ्री स्टेट की बात करते हैं तो आपका जो डायमंड है इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये हमारा फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि जब हम डायमंड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, तो इट फॉर्म्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, जब डायमंड को बर्न कर रहे हैं, व्हेन डायमंड इज बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, और कुछ भी नहीं बचता एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। एंड ये हमें बताता है कि डायमंड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, ठीक है। डायमंड जो है वो सिर्फ किस चीज़ का बना हुआ है, मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, सिर्फ कार्बन का बना हुआ है। और इसीलिए हम इसका सिंबल जब कभी दिखाते हैं तो हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम्स का बना हुआ है, तो इसलिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो सिर्फ ये C ऐसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके जो ये डायमंड्स होते हैं, ठीक है, इनको हम सिंथेसाइज्ड कर सकते हैं। कैसे सिंथेसाइज्ड कर सकते हैं हम, जो आर्टिफिशियली जब बनाते हैं तो जो हमारी प्योर कार्बन होती है, ठीक है, प्योर कार्बन जो है इसको हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब सब लगाते हैं तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर प्योर कार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू सिंथेटिक डायमंड्स, ठीक है। तो डायमंड्स कैन बी मेड आर्टिफिशियली, कह सकते हैं कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग pure carbon to very high, pure carbon to very high pressure, प्रेशर जो होता है नियर अबाउट आप कह सकते हैं 50,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 50,000 नेसेसरी नहीं है, 50,000 से आपका 60,000 तक हो सकता है, एटमॉस्फेयर होता है। एंड टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो नियर अबाउट 1873 केल्विन के आसपास होता है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, सिंथेटिक डायमंड्स कहते हैं। सिंथेटिक डायमंड्स जो होते हैं दे आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। हम नेचुरल डायमंड से इनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखने में सब कुछ वैसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं, सिंथेटिक डायमंड्स जो हैं, सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम नेचुरल डायमंड से। हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते या डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं इनको नेचुरल डायमंड के नेचुरल डायमंड से। ये हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो कोहिनूर डायमंड था सभी को पता है इसके बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है डायमंड का, ठीक है, जो कार्बन है डायमंड के अंदर, डायमंड के अंदर जो कार्बन का स्ट्रक्चर है दैट इज रिजिड 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डायमंड इज रिजिड 3
डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। आ गई बात समझ में? कार्बन का किसके अंदर? डायमंड के अंदर। ये देखो ऐसे, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इन डायमंड इज रिजिड 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में? इसके अंदर क्या है? ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड, वो अटैच्ड है आपका किसके साथ? टू, इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जो 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स हैं वो क्या होंगे? द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स आर एट द 4 वर्टिसेस यानी 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। आ गई बात समझ में? ठीक है, जैसे कि अगर मेरे ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन एटम है, ठीक है, तो जो 4, ये एक कार्बन एटम मैंने क्या बताया? 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये एक है, ठीक है, तो ये कॉर्नर्स पे होंगे जो दूसरे 4 ये एस, ठीक है, ये आपके 4 अदर कार्बन एटम्स जो होते हैं वो इसके 4 वर्टिसेस पे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये फिर आपके एक इसके साथ भी फिर ऐसे जुड़ जाएंगे, 1 3 और ये 4 हो गए, ऐसे इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ फिर ये 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला फिर 4 के साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाती है कार्बन की। तो इसलिए हम इन्हें जाइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हमें नहीं पता इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर अटैच्ड, लेकिन ये जो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है और एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से ये रिजिड हो जाता है। ठीक है, ये जो है बॉन्ड एंगल जो होता है, ठीक है, दैट इज ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है इनके बीच में। और जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ये होती है 154 पिकोमीटर, या आप कह सकते हो 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग लंबे होते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस जो है इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो और आपको पता होना चाहिए 1 पिकोमीटर के अंदर आपके 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर आपके 10⁻10 मीटर्स होते हैं। जो कार्बन एटम्स है वो क्या कर रहे हैं? द कार्बन एटम्स दे आर जॉइंड टुगेदर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। एक नेटवर्क बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड्स का, इसीलिए ये आपका रिजिड होता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो आपका पहली प्रॉपर्टी जो है वेरी रिजिड। ठीक है, वेरी रिजिड क्यों है? आपका हाईएस्ट रिजिडिटी है आपकी डायमंड की, किस वजह से? हाईएस्ट रिजिडिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, दैट इज
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है किसका? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी, आपका डायमंड जो है इसकी हाई डेंसिटी है, किस वजह से? वही अगेन ड्यू टू कॉम्पैक्ट एंड रिजिड स्ट्रक्चर, ड्यू टू कॉम्पैक्ट एंड रिजिड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है किसका? कार्बन एटम्स का। और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज नियर अबाउट 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है बिकॉज क्यों? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी is required to break the network of strong covalent bonds, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर है बट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों? किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा कि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके पास इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन? एज ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम आर engaged in, वो engaged हो जाते हैं किस चीज में? इन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने में। आगे बात समझ में? इसलिए नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस किस वजह से है? ब्रिलियंस यानी एक तरीके से जो ब्राइटनेस है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू इट्स हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बात समझ में? ये आपका फिजिक्स में आता भी है, वहाँ पे आप पढ़े भी गए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, ठीक है। हाईएस्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एक तरीके से कह सकते हो ड्यू टू ग्रेट एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट। आगे बात समझ में? तो इसीलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑन बर्निंग टेस्ट में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, क्योंकि जब आप इसको लाइम वाटर टेस्ट से प्रूव भी कर सकते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की फॉर्म्ड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं बचता है। और अब हम बात करते हैं यूजेस की। यूजेस में यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, आप सभी को पता है,
ज्वेलरी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज्ड इन डिजाइनिंग, क्या डिजाइन करने में, यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ कटिंग टूल्स हैं एंड ड्रिल्स हैं। आगे बात समझ में आपका, जैसे कि ग्लास कटर है, ठीक है, रॉक ड्रिलिंग मशीन होती है, इक्विपमेंट जो होता है उनको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग डाई बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टू ड्रॉ थिन वायर्स, किसके, गोल्ड के, थिन वायर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आगे बात समझ में, आपके जो शार्प एज डायमंड होते हैं, दे आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स इनका इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, टू रिमूव द लेयर फॉर्म्ड ऑन द आई लेंस ड्यूरिंग कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के अंदर हमारा जो आई लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोटिंग आ जाती है जिससे वो ओपेक होने लग जाता है, और उस चीज को रिमूव करने के लिए जो आई सर्जन होते हैं वो शार्प एज्ड डायमंड जो होता है, शार्प एज डायमंड्स जो होते हैं आर यूज्ड बाय आई सर्जन यूज करते हैं। कौन सी, उसमें, कैटरैक्ट में। किस लिए यूज करते हैं, फिर से सुन लीजिए, टू रिमूव द लेयर ऑफ एक प्रोटीनेशियस लेयर जो बन जाती है आई लेंस के ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए कैटरैक्ट के दौरान हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर डायमंड एलोट्रोप।